हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी राइस में। मेरा नाम देवी सिंह है। हम इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे थे और इंडियन इकॉनमी के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रॉपरली हमने करीब इंडियन इकॉनमी का 50 या थोड़ा उससे अधिक पार्ट डिस्कस कर लिया है। हम टैक्सेशन देख रहे थे चैप्टर, उसमें से हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में हम डायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट टैक्सेस में हम इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको रेफरेंस और समराइज किया था, लेकिन यहाँ पे आप इसे देखिएगा। देखो, एक चीज और बता दूं कि हमारा ये कंप्लीट जो है लेक्चर 750 रुपए पे, कंप्लीट लेक्चर 750 रुपए पे ये जो कोर्स मिलेगा, इसमें पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ओके। और ये सारा इसमें से हम भटनी राइस का जो ऐप है, ये हमारे मतलब गूगल प्ले स्टोर से इसको भटनी राइस के हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ आपको सारा कंप्लीट वीडियो और भी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। चलो, हम टैक्सेशन डिस्कस कर रहे थे और टैक्सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई हमें जो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में डिस्कस करना है। चलो देखते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस ये आ गया। चलो देखो, भारत में जो आयकर है, जो इनकम टैक्स है, ये प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझ लो। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में समराइज किया था इसको भी। देखो, यहाँ व्यक्ति एक ए है और व्यक्ति यहाँ पे व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए की जो इनकम है मान लो 10 लाख रुपया है, ध्यान से सुनना। और व्यक्ति बी की जो इनकम है 1 करोड़ रुपया है। इस व्यक्ति की 10 लाख है और इसकी 1 करोड़ है। तो इस व्यक्ति को ज्यादा ऊंची दर पे टैक्स देना होगा और ज्यादा टैक्स देना होगा। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप उस स्लैब में, जो स्लैब होता है उसमें ऊपर वाली दरों पे आते जाते हैं और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे गरीब को कम थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुत ही गरीब है तो कोई टैक्स नहीं। स्लैब बताऊंगा कि कितना कितना इसमें से क्या कही गई हैं चीजें। लेकिन अगर मान लो कि मीडियम क्लास का है, वो स्लैब में आता है तो उसको कम दर पे, लेकिन आप अगर बहुत अंबानी अडानी है तो आपको ऊंचे कर पे टैक्स देना होगा, मतलब ऊंचे दर पे टैक्स देना होगा। तो ये प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। अब इसका जो संग्रहण है, कलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करती है। यह प्रगतिशील क्योंकि जैसे जैसे प्रगतिशील इस वजह से है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे आप कर की दर भी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में इनकम टैक्स के दो स्लैब हैं, दो टैक्स स्लैब हैं। तो चलो देखो कि पहला हम टैक्स स्लैब को देखते हैं और दूसरे टैक्स स्लैब को देखेंगे। पहले इसे आप देख लीजिए। देखो, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक हो तो आपको कोई कर चुकाना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक हो, मैं अभी और बताऊंगा, इसमें से 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने इसको 5 लाख तक की आय वालों को छूट दी थी, लेकिन पहले इसे स्लैब को देखो। तो अगर इसे जो है 2.5 लाख तक, तो शून्य लगता, मतलब कर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे 25 लाख नहीं है, यहाँ पे 2.5 लाख है, अगर 2.5 लाख से अधिक है, 5 लाख तक है, तब आपको 5% की दर से कर देना होगा या कर देना पड़ेगा। वहीं आप देखोगे अगर आपकी इनकम 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक की है, तब आप जो है, आपको जो इनकम टैक्स है वो 20% की दर पे लगता है। यदि 10 लाख से अधिक है तब आपको इनकम टैक्स जो है यहाँ पे देखोगे 30% की दर पर देना होता है। लेकिन होता क्या है, 2019 का जो अंतरिम बजट है, तो अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख तक की आय वाले लोगों को, वहां क्या है, पहला स्टेटमेंट 2.5 लाख तक का, लेकिन यहाँ 5 लाख तक की आय वालों को आयकर देने से छूट प्रदान करने को क्या कर दिया है, मतलब छूट दे दी है, मुक्त कर दिया है कि भाई अब उसको 5 लाख रुपए तक की अगर आय है तो छूट दे दी गई है, छूट प्रदान कर दी गई है। अब एक व्यक्ति 5 लाख से, अगर मान लो किसी का इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है, तो वहां देखो, ये पहले स्लैब में आप देख पा रहे हो 20% का कर जो है लगता था, तो 20% का टैक्स लगता था। लेकिन अब इसकी जगह जो है 20% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब
जो 20% जो 10 लाख तक की आय पर जो 20% और 10 लाख तक की आय से अधिक 30% टैक्स देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आय कानून में कई सारी छूटें दी गई हैं, साथ में कुछ कटौती में प्रावधान किए गए हैं, और ये प्रावधान जो है करदाता इसमें इसके अनुपालन और कर प्राधिकारियों द्वारा आयकर कानून के प्रबंधन को बोझिल बना देते हैं। तो इसके चलते व्यक्तिगत करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत देने के लिए आयकर कानून को बेहतर मतलब उसको थोड़ा सा सरल बनाने के उद्देश्य से बजट वर्ष 2020-21 में एक नया कर स्लैब जो है सरल आयकर व्यवस्था लाने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कर की दर काफी कम कर दी गई है, जो काफी गरीब हैं, मतलब जो व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दर काफी कम कर दी गई है जो कि गरीब हैं, बल्कि कुछ निश्चित छूट दर पर कटौती को त्यागने हेतु इसमें से आप देखोगे तो तत्पर भी है। अब एक्चुअल में इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 5 लाख से, ध्यान से सुनना, ये जो नई व्यवस्था नया स्लैब दिया गया तो 5 लाख से 7.5 लाख तक, ये देखो जरा, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को पहले स्लैब में 20% की जो छूट थी, अब 20% टैक्स लगता था, अब उसको छूट हो गई है 10% की, अब उसको मात्र 10% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं जो 7 लाख से 30 लाख तक के बीच के आय वाले व्यक्ति थे तो उनको 20% का कर देना पड़ता था 20% की रेट से, अब उनको 20% ना दे करके 15% रेट पे कर भुगतान करना पड़ेगा। अब इसी तरह जो 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय बनाने वाले व्यक्ति हैं, तो पहले जो ये टैक्स 30% होता था, अब ये 30% ना होकर के ये जो है अब 20% कर दिया गया है। पहले ये 30% था, अब ये एक्चुअल में 30% की जगह क्या कर दिया गया है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, अब ये 30% की जगह यहाँ पे जो है 25% कर दिया गया है। ठीक है, नहीं, 10 लाख से 12.5 लाख तक की जो आय सृजित करने वाले हैं उन्हें 30 की जगह 20 किया गया है, 20 ही है, 20 किया गया है, 20% की दर से कर अदा करना पड़ेगा। अब देखो जो 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय वाले व्यक्ति हैं उनको 30% की बजाय 25%, तो जिनकी आय 12 लाख से यानी 12.5 लाख से 15 लाख के बीच है तो उनको एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे तो 25% का कर चुकाना पड़ेगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा जो है वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 30% की दर से कर देना पड़ेगा। अब 5 लाख से कम कमाने वाले को ना तो पुरानी कर व्यवस्था में और ना ही नई कर व्यवस्था में किसी में उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अंतरिम बजट 2019 में यह उन्हें मुक्ति मिल गई थी, छूट दे दी गई थी। ठीक है, अब जो नवीन ये खाका है, ये जो कर संरचना है, जो स्लैब है, इसमें करदाताओं को निश्चित राहत प्रदान करी है, निश्चित तौर से उनको एक राहत मिला है। मुख्यतः जो मीडियम क्लास के व्यक्ति थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, मध्यम वर्ग के लोगों में को इससे बहुत ज्यादा अधिक राहत मिली है। और नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए स्वैच्छिक है, आप पुरानी कर व्यवस्था को भी अपना सकते हैं, आपके ऊपर है, ये आप पर छोड़ दिया गया है। एक व्यक्ति अगर चाहे तो नया को भी यूज कर सकता है, अगर नहीं वो नई व्यवस्था में अपने आप को कंफर्ट फील करता है तो वो पुरानी व्यवस्था के साथ जा सकता है, उसके लिए कोई मतलब बाउंड नहीं है। साथ में इस नई व्यवस्था का एक एनालिसिस किया गया कि अगर सभी लोग नई व्यवस्था को अपनाते हैं, इस कर व्यवस्था को, तो इससे 40,000 करोड़ प्रति वर्ष को भारत सरकार को राजस्व का लॉस होगा, रेवेन्यू में कमी की संभावना व्यक्त करी गई है। वहीं साथ में आप देखोगे, ये आपने देख लिया, अब 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन भोगी के लिए ये लागू है। जो 50,000 का स्टैंडर्ड मतलब जो डिडक्शन वेतन भोगी है उसके लिए ये लागू है। अब यह राशि कर के दायरे में नहीं आती है, जो है ये राशि कर के दायरे में 50,000 तक नहीं आती है।
साथ में कर की कुल रकम के ऊपर 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा, ध्यान से सुनना, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू है 4% का, जो कि ये कर के ऊपर कर है। मैंने बताया था ये उपकर क्या होता है और सरचार्ज यानी अधिभार क्या होता है। तो जो स्वास्थ्य और शिक्षा कर है ये 4% का है। यदि आय अधिक होती है तो आयकर लगने वाले जो अधिभार की दरें हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो अधिभार की दरों की थोड़ा सा देख लो कि अधिभार की दर कब कब बढ़ती जाती है। अगर आय आप ऊपर की आय में स्लैब में जाते जाते हैं, तो अगर ऐसे समझो कि अगर आपकी आय जो है 50 लाख से अधिक हो, 50 लाख से अधिक हो, परंतु यह 1 करोड़ से अधिक ना हो, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो आप, तो आपको यहाँ पे 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज क्या मैंने बताया था, सरचार्ज और जो सेस है यानी उपकर है, मैंने कल आपको अपनी क्लास में, पहली क्लास में डिटेल से समझाया था कि भाई ये स्पेसिफिक, जैसे कि सेस का तो एक स्पेसिफिक होता है, ये कर के ऊपर कर है। ये जो पैसा एक तरीके से सेंट्रल को राज्यों के साथ वितरित नहीं करना पड़ता है, तो उसकी ये एक अतिरिक्त कमाई, इंडिविजुअल अतिरिक्त कमाई कह लो। तो इस वजह से कोशिश करती है जो केंद्र सरकार की, जैसे सेस और सरचार्ज इंपोज करती है कि क्योंकि उसको पैसा राज्यों के साथ उसको बांटना नहीं पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो 1 करोड़, मान लो कि आपकी निवल आय 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आपकी आय 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तब आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ यदि आपकी जो इनकम है, मान लो कि 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक की है, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक की है, तब आपको 25% का सरचार्ज देना पड़ेगा। ये 25% ध्यान रखना, कर का 25% है, कर के ऊपर कर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि अगर 100 रुपया में आपको 10% का, ध्यान से सुनना, 10% का कर लगा तो 10 रुपया लगा। अब इस 10 रुपए का जो ये 10% कितना हुआ भाई, 1 रुपया हुआ ना, तो ये 1 रुपया, तो ये मत मानना कि भाई इनकम टैक्स अभी दोगे इतना और फिर उसमें से आपको ये जो है सरचार्ज और सेस देना पड़ेगा। तो ये कर के ऊपर कर है, ये तो ये कर हो गया। अब कर के ऊपर कर तो आपको तो कितना भाई, मान लो 90 बचा, लेकिन अब आपको इसके ऊपर जो आपका कर बनता है उसके ऊपर अगर आपको सेस या सरचार्ज देना पड़ता है तो 1 रुपया आपका अतिरिक्त और निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 89 बचेगा। ठीक है, तो ये रहा है। अब मान लो कि अगर आपकी इनकम मान लो 5 करोड़ से अधिक है, जो नेट निवल आय की बात हो रही है, नेट इनकम सारा जो है एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद, तो अगर 5 करोड़ से ऊपर पहुंचती है तब आपको 37% का अधिभार देना होता है कर के ऊपर कर। समझ में आया। बजट 2021-22 में आयकर के स्लैब जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह एज इट इज रहा, वैसे जैसे रहा। अब सरकार ने बजट में सीनियर सिटीजन को भी राहत दी है, क्योंकि 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यानी लोगों को उनकी आय का जरिया कहा जाता है पेंशन और ब्याज की रकम है। तो ऐसे लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आयकर की रकम उनके खाते से ऑटोमेटिकली काट ली जाएगी, स्वतः कट जाएगी, परंतु यह अभी भी साफ नहीं है कि जो लाभांश की आय है, ऐसे तो है नहीं कि सभी जो है सभी को मात्र यानी ये मिल रहा है, पेंशन और ब्याज बस ही मिल रही है, पेंशन भोगी है, भत्ता मिल रहा है, ऐसा तो सभी नहीं है। बहुत सारे कुछ बहुत बड़े भले ही वो सीनियर सिटीजन है लेकिन उनकी बड़ी संपत्ति है, वो कहीं पैसा शेयर खरीद के रखे हैं। तो इसमें अभी ये नहीं बताया गया कि भाई लाभांश की आय इस दर में आएगी या नहीं, क्योंकि कई जो है वरिष्ठ नागरिक जो है शेयरों में निवेश करके रखे हैं, तो ये अभी क्लियर नहीं है। ओके, ये आपने देखा। अगला है फिस्कल ड्रैग, राजकोषीय खिंचाव। ये फिस्कल ड्रैग होता क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी अवस्था को संबोधित करता है जब एक व्यक्ति या निकाय आय में बढ़ोतरी के
कारण बढ़ोतरी की वजह से ऊपर के कर ब्रैकेट में आ जाता है, ऊपर के स्लैब में आ जाता है, जिसके कारण उस पर कर का भार उसकी आय में बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाता है। कर का भार उसकी आय में बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे समझो जरा, मान लो, ऐसे समझो कि एक स्लैब है, आपको 5 लाख तक का कोई 5 लाख तक में आपको कोई कर नहीं देना है। ऐसे समझो 5 लाख तक कोई कर नहीं देना है, लेकिन आपकी इनकम अगर ऐसा कर दिया जाए कि अगर मान लो आपकी इनकम 6 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, तो आप कर के दायरे में आ गए या नहीं आ गए? तो इसकी वजह से कर का भार आपकी इनकम में बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाए और ये कह दिया जाए कि भाई आपको यहां पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऐसा कह दिया जाए तो आपका यहां, चलो 20% का मान लो जैसे, तो आपका यहां कितना टैक्स कट जाएगा? एक उदाहरण देके मैं समझा रहा हूं, करीब 1,20,000 के आसपास इतना ही कट जाएगा ना। हाँ, तो आपकी फिर जो सेविंग है कितनी रह गई? आपकी सेविंग करीब रह गई 4,80,000, 4,80,000। ओवरऑल क्या हुआ भाई? 5 लाख तो आपको पहले से आपका कोई इसमें से मान लो टैक्स नहीं जाता था, लेकिन आप जैसे ही टैक्स के स्लैब में आए, माना कि आप जैसे ही टैक्स के स्लैब में आए, तो आपको पूरी इनकम पर आपको टैक्स देना अगर पड़ जाए तो यही फिस्कल ड्रैग है, राजकोषीय खिंचाव। मतलब ये एक ऐसा अवस्था है, ये एक ऐसा फेज है जब एक व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल आप हो सकते हैं या कोई निकाय, कोई इंस्टीट्यूट यानी कोई बॉडी, आय में बढ़ोतरी होने की वजह से वह कर के ब्रैकेट में आ जाए, स्लैब, ऊपर के स्लैब में आ जाता है, कर के ब्रैकेट में आ जाता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, जिसके कारण उस पर वो कर की जो भार है तो उसकी आय में बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाए, कर का भार उसमें आय की बढ़ोतरी से ज्यादा हो जाए, ये फिस्कल ड्रैग या राजकोषीय खिंचाव कहलाता है। ओके, अगला देखो निगम कर। ये निगम कर क्या होता है, जरा इसे समझने का प्रयास करिएगा। यह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जो निगम कर है यह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जिसकी वसूली केंद्र सरकार करती है। ये सरकार कंपनी या निगम के लाभ पर करती है। मतलब ये भी ऐसे, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, इसकी जो वसूली है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये किस पर करती है? निगम के लाभ पर करती है। निगम अर्थात कंपनी, कंपनी के लाभ पर, कंपनी के लाभ पर करती है। ठीक है, अब भाई ये केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्रोत एक टाइम पे हुआ करता था। जो निगम कर है केंद्र सरकार का इंडिविजुअली सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना संकट के दौरान इसमें से कुछ इश्यूज देखने को मिले। कंपनियां हो गई बंद, तो आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। कंपनियां बंद हो गई तो ऑब्वियसली कि वह प्रोडक्शन नहीं करेंगी, और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो फिर टैक्स क्या चुकाएंगी? टैक्स भी तो नहीं चुकाएंगी भाई, उनका इनकम ही नहीं जनरेट हो रहा है, लाभांश ही नहीं बन रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, उसकी जो बेसिक्स है वही नहीं हो रहा है। भाई कोई कंपनी प्रोडक्शन के लिए ही तो खोली जाती है, तो उसकी जो मतलब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो टैक्स है वो तो प्रभावित होगा, और उनकी जो आर्थिक स्थिति कंपनियों की वो भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से जो कॉर्पोरेट टैक्स है पहले जो एक मुख्य कर के तौर पे सब, मतलब कर संग्रहण के तौर पे सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 के चलते इनकी आर्थिक दशा खराब हुई, जिससे निगम कर की प्राप्ति में काफी गिरावट देखने को मिली। वर्ष 2020-21 में यह जीएसटी संग्रहण से कम रही है, मतलब 2020-21 में यह जीएसटी के कलेक्शन से कम रही है। वहीं भारतीय कंपनियों के लिए सामान्यतः निगम कर की जो दर है भारतीय कंपनियों के लिए ये 30% है, ध्यान रखना, ये 30% रही है, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए ये दर 40% है।
विदेशी कंपनियों के लिए। तो देशी कंपनियों के लिए ध्यान रखना 30, और जो विदेशी कंपनियों के लिए, अभी मैं सुन लो पहले सब कुछ बताऊंगा, तो 40 है। अब यदि एक भारतीय कंपनी का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसे 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है, मतलब 10 करोड़ तक उसका, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ तक है। वहीं अगर यदि एक विदेशी कंपनी का जो लाभ है 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक के बीच में है या 10 करोड़ तक है, तो उसे निगम कर पर 2% का अधिभार देना होता है। जो कॉर्पोरेट टैक्स पे अधिभार, समझ गए ना, कर के ऊपर कर, तो उसे 2% का 2% का अधिभार देना होता है। अब 10 करोड़ से अधिक के लाभ पर विदेशी कंपनियों को, अगर जिसका लाभ जो है 10 करोड़ से अधिक है, 10 करोड़ से अधिक है, तो उसको 5% का अधिभार देना होता है। इसके साथ ही उसको 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा कर भी अलग से देना होता है, अलग से देना होता है। तो ये विदेशी कंपनियों के लिए है, ठीक है, ये विदेशी कंपनियों के लिए कि अधिभार आपको देना पड़ता है 2% का। अगर आपकी कमाई 10 करोड़ से ज्यादा, मतलब कमाई नहीं कहेंगे, लाभ अगर 10% से ज्यादा है तो 4% का, सॉरी 5% का अधिभार और साथ में 4% का आपको सेस देना पड़ेगा। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने भारतीय कंपनियों और नए स्थापित होने वाले जो विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर में कटौती करी, जो है 2019 में ही, सितंबर 2019 में कुछ उनने मतलब इसमें से चेंज किया, रिफॉर्म किया। उनने कहा, मतलब उनने की वित्त मंत्रालय ने, जो कि उसी के अंतर्गत सारा सब कुछ होता है। तो जो भारत में कुछ नई नवेली नौ स्थापित कंपनियां थी, तो उन कंपनियों, जो विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर में कुछ छूट दी गई, कुछ कटौती की गई। अब मौजूदा भारतीय कंपनियों के लिए निगम कर को घटा करके 30% से 22% कर दिया गया है। पहले कितना था भैया? 30%, अब कितना? 22% कर दिया गया है। इस पर उपकर और अधिभार लागू है, इस पर उपकर और अधिभार लागू है। परंतु जो कंपनियां इस नए दर के अनुरूप कर अदा करना चाहती हैं, तो उन्हें अन्य करों, जो अन्य कर हैं, उनसे छूटों का लाभ नहीं मिलेगा। जो अन्य कर हैं, कर छूटों का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद स्थापित होने वाली नई विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर 15% है। जो नई विनिर्माण कंपनियां हैं, ठीक है, कब? जब अक्टूबर 2019 के बाद। इसी वजह से मैंने यहां बताया कि सितंबर 2019 में जो केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय कंपनियों में जो नए स्थापित होने वाले विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर में कटौती की गई, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए निगम कर को घटा करके 22% कर दिया गया, जो मौजूदा भारतीय कंपनी है। और इसमें से उपकर और जो सरचार्ज, यानी सेस और सरचार्ज भी देना होगा। परंतु जो कंपनियां इस नए दर के तौर पे, अनुरूप पे, मतलब जो कर है, टैक्स है, वो अदा करना चाहें, तो उन्हें अन्य करों पे छूट नहीं मिलेगी, जो लाभ कर है उन पे छूट नहीं मिलेगी। वहीं 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद स्थापित होने वाली जो विनिर्माण कंपनियों के लिए जो है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो 15% विनिर्माण कंपनियों के लिए। और कब? जब 1 अक्टूबर 2019 से, ठीक है, तो उनको 15% है। इसके अतिरिक्त उपकर और अधिभार भी इनको देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इन कंपनियों के जो संचालन है, तो इन कंपनियों को संचालन मार्च 31, 2023 से पहले शुरू करना होगा। इसमें से ये कंडीशन भी डाली गई है। तो आपने पूरा ओवरऑल निगम कर, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर को भी देखा कि भाई एक्चुअल में निगम कर क्या है। ओके, चलो मैट निकालते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट ये है क्या? देखो, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो मैट, भारत में निगम आयकर कानूनों के प्रावधानों के तहत निगम कर अदा करते हैं। देखो, भारत में जो कंपनियां हैं, जो यूनिट हैं, जो इंडस्ट्री हैं, आयकर कानूनों के अंतर्गत, आयकर कानूनों को प्रावधानों के तहत निगम कर अदा करती हैं। परंतु यही कंपनियां अपने लाभ और हानि का खाता कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग बनाए रखती हैं।
कंपनी एक्ट में जो आयकर मतलब जो कंपनियों का लाभ और हानि है, तो कंपनी एक्ट में ये मतलब ये अपनी बैलेंस शीट को भी उसमें कहा गया है कि आपको मेंटेन करना होगा। तो अब उसके अकॉर्डिंगली ये बैलेंस शीट को जो कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ ये मेंटेन करती है। निगम कर उसी लाभ पर आरोपित होता है। निगम कर जो है ये उसी लाभ पर आरोपित होता है। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा, जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जो मैट है, भारत में निगम जो है जो आयकर कानून के प्रावधानों के अंतर्गत निगम कर अदा करती हैं भारत की जो कंपनियां हैं, जो निगम हैं, जो इंडस्ट्री है। परंतु यही जो कंपनियां अपने लाभ और हानि का खाता कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंगली बनाए रखती हैं। निगम कर उसी लाभ पर आरोपित होता है जिसकी प्राप्ति हो चुकी है। जिसकी प्राप्ति हो चुकी है निगम कर इस पर क्या होता है, लागू होता है। हालांकि भारत में कई सारी कंपनियां आयकर कानून के तहत हानि या शून्य लाभ दिखाकर कोई निगम कर अदा नहीं करती थी, तो ऐसी कंपनियों को शून्य कर कंपनी कहा जाता था। ये ऐसा क्यों होता था, जरा मैं इसे पहले सुन लो, फिर इसके आगे मैं आगे इसे कैरी करूंगा। कोई एक कंपनी है, जैसे मान लो इंफ्रा की कोई कंपनी है, सीमेंट की कंपनी ले लो। इंफ्रा से थोड़ा सा आपको बहुत डीप जाके समझाना पड़ेगा। सीमेंट की मान लो कोई कंपनी है, ऐसे समझो, सीमेंट बनाती है, इसने सीमेंट बेचा, इसने क्या बनाया, लाभ बनाया। इसको क्या लगेगा, निगम कर लगेगा, निगम कर लगेगा। लेकिन किस में लगेगा, लाभ पर, इसके प्रॉफिट पे लगेगा। अब मान लो ये सीमेंट बनाने वाली कंपनी किसी को होलसेल में बेचती है और किसी को इसने 100 करोड़ का अपना सीमेंट दिया, माल दिया, और वो व्यक्ति बोला कि हम आपका पैसा 2 साल बाद, ध्यान से सुनना, वापस करेगा। एक्चुअल में आपका लाभ तो हो चुका है, आप अपना जोड़ लिया कि भाई हमें जोड़ जोड़ के उसे बताया होगा इनवॉइसेस पे कि भाई आपका लाभ तो बन गया है, लेकिन ये बताइए कि आपको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ है। तो कुछ कंपनियां, ऐसी कंपनियां क्या करती थी कि अपने लाभ को शून्य दिखा देती थी कि भाई हमें पैसा मिला ही नहीं। और जब आप अपने लाभ को जो शून्य दिखा दोगे तो शून्य कर कंपनी कहा जाएगा। ये कंपनी कानून के तहत जो है किताबी लाभ या जो बुक प्रॉफिट होता है उसे दिखाती हैं। मतलब जो कंपनियां कंपनी कानून के अंतर्गत किताबी लाभ या बुक प्रॉफिट दिखाती हैं। किताबी लाभ क्या होता है, किताबी लाभ वह है जो बन चुका है, लाभ तो बन चुका है परंतु इसकी यानी प्राप्ति ये रिसीव्ड नहीं हुआ है, इसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ये रिसीव्ड नहीं हुआ है। ऐसी कंपनियों में, जो ऐसी कंपनियां हैं, तो ऐसी कंपनियों के किताबी लाभ पर सरकार ने 18.5% का मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आरोपित किया था। इसे 2019 में घटा करके जो है 18.5% से 15% कर दिया गया। और इस किताबी लाभ की जो प्राप्ति कर ले, मान लो कि इसमें से एक टाइम दिया गया है कि इसमें ये कहा गया है जो 18% से इसमें 15% करने के बाद इसे तो घटा दिया गया है, लेकिन यदि एक कंपनी भविष्य में 15 वर्ष के भीतर, कोई कंपनी है और अगर वो भविष्य में 15 वर्ष के भीतर ये जो उसने बुक प्रॉफिट दिखाया है उसकी वसूली कर ले, उसकी प्राप्ति कर ले, तब उस कंपनी जो है लाभ, वो जो कंपनी है तो उस लाभ पर कंपनी को निगम कर अदा करना होता है। और ऐसी स्थिति में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की जो है वो वापसी हो जाती है। और इसी किताबी लाभ जो है 15 वर्ष के बाद अगर प्राप्त होता है, ये जो बुक प्रॉफिट है, तो ऐसे में निगम कर को वसूला जाता है, कारपोरेट टैक्स तो वसूला जाएगा, परंतु जो मैट है उसकी वापसी नहीं होगी। नहीं समझ पाए हैं ना, बहुत सिंपल है। देखो जरा, कोई कंपनी है, ऐसे समझो, ए नाम की कोई कंपनी है, वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। उसने कोई भी चीज को मान लो 1 करोड़ रुपए में बेचा, इस 1 करोड़ में उसका 50 लाख मान लो लाभ हो गया, लाभ हो गया।
लेकिन ए कंपनी को ये जो है ये 5 साल बाद मिलना है, 5 साल बाद मिलना है। तो ये कंपनी, अब कंपनी अपने जो निगम कर क्या है अपने लाभ पर देती है, तो भाई लाभ तो बन गया है लेकिन इसे रिसीव नहीं हुआ है। तो ये क्या कंपनी दिखाएगी, जो इसकी बैलेंस शीट है, जो इसकी बैलेंस शीट है इसमें ये शून्य प्राप्ति दिखा देगी, शून्य लाभ। तो भाई लाभ पर टैक्स लगता है तो इसको जो है शून्य टैक्स लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। 2019 से पहले जो मैट का प्रतिशत हुआ करता था कंपनियों पे, तो 18.5% हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसको 15% कर दिया गया। 2019 में 15% इसको कर दिया गया है। हालांकि अवसंरचना से संबंधित कंपनियों को इससे छूट मिली हुई है, जो अवसंरचना से संबंधित कंपनी है उनको इसमें से छूट दी गई है। ठीक है, अब अगर बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी, अब ये 5 साल बाद मिलना है, तो अगर कोई कंपनी अब अपनी इसने बैलेंस शीट पे तो दिखा के रखा है कि मैंने बेचा इतने का सामान, वो तो सारा सब कुछ इसे दर्शाना दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन बस इसने लाभ दिखाया क्योंकि इसे प्राप्त नहीं हुआ। अब जैसे कि इसको मान लो कि 5 लाख का इसे लाभ है, कहां गया ये 50 लाख का, सॉरी 5 लाख का नहीं, 5 साल बाद मिलना है। तो इस पे जो है निगम कर क्या होता था, पहले मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मान लो 15% है, तो 50 लाख का 15% ऐसे समझ लो कि करीब कितना, 7.5-8 लाख के आसपास होगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो 7.5-8 लाख के आसपास। तो क्या कर लेगी कंपनी, किताब के हिसाब से बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 15% का मान लो इसने बुक प्रॉफिट ले लिया। आपने बुक में तो दर्शाया ही ना, इनवॉइस तो बना के दी ना, तो बुक में तो दर्शाया हमने बेचा, भले ही आपको प्राप्त ना हो। तो जो है सरकार कितना 7.5 लाख रुपया ले लिया, ऐसे समझो। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर इसे 15 साल के अंदर प्राप्त हो जाता है तो ये सरकार के पास जाएगा और कहेगा कि भाई मैं निगम कर अब दूंगी, निगम कर। तो जो निगम कर इसका बनेगा इस पे, तो निगम कर दे देगी और जो इसका मैट है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये वापस हो जाएगा। लेकिन अगर यही मतलब ये जो प्रॉफिट है 15 साल बाद रिसीव होता है तो निगम कर तो लिया ही जाएगा, निगम कर तो वसूला ही वसूला जाएगा, साथ में जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट है वो भी वापस नहीं किया जाएगा। तो ये आपका मैट के। अब देखो इसके आगे देखो, पूंजी लाभ कर, यानी पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर मतलब कैपिटल गेन टैक्स। पहले तो पूंजी लाभ पता होना चाहिए। देखो भैया पूंजी लाभ क्या है इसे जरा समझने का प्रयास। अगर हम पूंजी लाभ की बात करते हैं तो जब कोई संपत्ति को खरीदते हो, मान लो कोई एसेट्स है, एसेट्स है, ठीक है, तो कोई संपत्ति को खरीद, आप चलो कोई संपत्ति को खरीद कर बेचते हो, तो आपने खरीदा इसे 100 रुपए में, इसके बाद आपने इसे बेचा 200 रुपए में, आपने इसको बेचा 200 रुपए में, आपका लाभ क्या रहा भाई 100 रुपया। भाई 200 रुपए में बेचा, खरीदा 100 रुपए में, तो 100 रुपया आपका लाभ रहा। क्या रहा, लाभ रहा। इसको पूंजी लाभ कहते हैं। ये क्या है, पूंजी लाभ कहलाता है। अब देखो पूंजी लाभ कर जो है, मतलब पूंजी लाभ पर जो कर लगता है, इस पर जो कर इम्पोज किया जाता है, कर लगाया जाता है, तो फिर इसको पूंजी लाभ कर कहा जाता है, पूंजी लाभ कर कहते हैं, पूंजी लाभ कर कहते हैं। अब ये भी जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ये भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जिसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्या करती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यहाँ संपत्ति में जो शामिल है, एसेट्स में, वो चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं।
चल मूवेबल, चल में लाइक दैट गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। अचल नॉन मूवेबल, अचल हाउसिंग, यानी चल और अचल संपत्तियां हैं तो हाउसिंग, हाउसिंग के साथ साथ आप देखोगे जैसे लैंड, इन नॉन मूवेबल एसेट्स है। तो इसमें से दोनों चीज यानी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भूमि, मकान, सोना चांदी एक्सेट्रा। अब भूमि और मकान के संदर्भ में इसे आपने समझा। देखो, अगर आप यहाँ पे भूमि और मकान के संदर्भ में, भूमि और मकान के संदर्भ में, मकान के संदर्भ में इन्हें 2 वर्ष के अंदर बेच देते हो, अगर आप इनको 2 वर्ष के भीतर बेच देते हो, इसके साथ साथ सोना और चांदी के संबंध में, मान लो जो गोल्ड और सिल्वर के संबंध में, सोना और चांदी के संदर्भ में अगर आप इसे 3 वर्ष के भीतर बेच देते हो, ध्यान से सुनना, 3 वर्ष के भीतर बेच देते हो, और वहीं दूसरी तरफ शेयर के संबंध में, शेयर के संबंध में अगर आप 1 वर्ष के भीतर बेच देते हो, 1 वर्ष के भीतर बेच देते हो, और आपको बेचने के तदुपरांत अगर आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको लाभ, अगर लाभ प्राप्त होता है, प्रॉफिट, तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। ठीक है। अगर लाभ में मान लो कि अगर भूमि और मकान आपके पास, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, कोई व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति ने 2019 में मकान खरीदा और वह 2021 में उस व्यक्ति ने मकान बेच दिया, मतलब उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और मान लो मकान उसने 100 रुपए में खरीदा था और उसने 200 रुपए में बेचा, तो जो 100 रुपए उसने क्या किया? लाभ बनाया। तो 100 रुपए में उसको कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि लाभ में लगता है, 100 रुपए में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे यहां पर सोना चांदी के संदर्भ में, मान लो कि आपने सोना चांदी जो है 2018 में आपने खरीदा और इसको 2020 में बेच दिया, 2020 में बेच दिया, 3 वर्ष के भीतर वो भी, तो ऐसे आपको यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और शेयर में भी इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो दर है, ये 15% की दर पे, ये 15% की दर है। अल्पकालीन पूंजी लाभ पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वसूली 15% के दर पे होगी। ये तो समझ गए कि एक भाई लाभ क्या होता है, ठीक है, अल्टीमेट प्रॉफिट, यानी जो इसमें से जो पूंजी लाभ क्या होता है, और उस लाभ पे टैक्स कैसे, मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है, इसे आपने देखा। इसके साथ साथ अगर हम मान लो अपोजिट कंडीशन इसकी, यहाँ पे देखो, अगर मान लो वही लैंड और भवन, जो लैंड और हाउसिंग, हाउसिंग यहीं पे जो है, अगर 2 वर्षों के बाद आप बेचते हो, इसको 2 वर्षों के बाद बेचते हो, वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि जैसे गोल्ड और सिल्वर, आप कितने भाई 3 वर्षों के बाद बेचते हो, 3 वर्षों के बाद बेचते हो। और आप इसके साथ साथ जो शेयर हैं, अगर आप 1 वर्ष के बाद बेचते हो, और इसमें से अगर आप लाभ बनाते हो बेचने के बाद, तो उस लाभ वाले हिस्से में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब समझ में आया? अब
इस लाभ पर 20% की दर से दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर की वसूली होती है या फिर लगता है। अब शेयरों पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, जो शेयर आप देख रहे हो, तो शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2004 और 2005 में इसे समाप्त कर दिया गया था। इसकी भरपाई के लिए उसी वर्ष, इसकी भरपाई के लिए, अब तो लॉस तो होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा, तो इसकी भरपाई के लिए उसी वर्ष सरकार ने एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ताकि हमें जो है शेयरों की बिक्री पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इसे समाप्त कर दिया गया। तो लॉस तो होगा ही भाई, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया गया, देखो इसके पीछे की भी कहानी समझो जरा, ये यही तो कॉन्सेप्ट है। अब आप बताइए कि अगर हाँ सरकार ऐसा करे कि भाई अगर आप शेयर को रखते हो और 1 साल के अंदर बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वही सरकार कह दे कि अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, कैपिटल गेन यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सरकार चाह रही है कि आप लंबे समय तक अपने जो निवेश है उसको होल्ड करके रखो, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था स्टेबल रहे, हमारी अर्थव्यवस्था स्टेबल रहे, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत वोलाटाइल ना हो। क्योंकि आप जब स्टेबल रहती है तो सारी चीजें बेहतर ढंग से और एक अच्छे ढंग से चल रही होती हैं। लेकिन जैसे इकोनॉमिक वोलाटाइल होने लगती है, एक डिप देखने को मिलता है, तो उससे पूरा जो फिनोमिना है ग्रोथ से लगा करके सारी चीजें हिल जाती हैं और एक समस्या का कारण बनती है। तो अब इससे तो रेवेन्यू को लॉस होगा भाई, अगर शेयर में जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, शेयर में समाप्त कर दिया गया 2004-5 में। तो इसीलिए जो है एसएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का प्रावधान किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो गणना की प्रक्रिया में सूचकांकीकरण की जाती है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जब गणना की जाती है तो इसमें से सूचकांकीकरण किया जाता है। सूचकांकीकरण का मतलब क्या है कि इसमें प्राप्त लाभ जो है, तो प्राप्त लाभ में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को घटा दिया जाता है। जरा ऐसे समझो कि मान लो, ऐसे समझो, आपको यहां पे देखना है, ये जैसे आपने लैंड है 2015 में आपने खरीदा, मान लो 100 रुपए का, ओके, और आपने मान लो 2020 में इसी को 200 रुपए में, यहां पे लिख देता हूं, 2020 में आपने इसको 200 रुपए में बेच दिया, आपको ओवरऑल लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का। तो आपको लाभ में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो लाभ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब लाभ आपका कितना है, 100 रुपया। लेकिन जरा बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सामान्यतया, कि आप कहोगे कि ठीक है सर लाभ तो हुआ 100 रुपए का, लेकिन क्या 2015 में जो इन्फ्लेशन थी, मुद्रास्फीति थी, क्या वो 2020 में भी रहेगी, क्या बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। तो जो इसमें से मुद्रास्फीति की वजह से मान लो कि 10% यहां तक आते आते मुद्रास्फीति बढ़ गई है, 10% मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो इसमें से लाभ वाले हिस्से में 10% वाले हिस्से को डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो 100 रुपया लाभ है तो इसका 10% डिडक्ट करके 90 रुपया बचेगा। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जाएगा, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जाएगा। इसमें से वो वाला हिस्सा जो कि यहां पर आपको एक इन्फ्लेशन का हिस्सा था, मुद्रा स्फीति वाला हिस्सा था, उसको क्या किया जाता है, यहां पे कम कर दिया जाता है, उसको घटा दिया जाता है। मतलब कि यहां पे देखो बजट 2000, इसमें पहले से जो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव था उसे घटा दिया गया, तो बचे हुए हिस्से पर वो घट गया। अब मान लो जो लाभ है, ठीक है, तो इस बचे हुए हिस्से पर 20% की, ध्यान से सुनना, ऊपर शॉर्ट टर्म में क्या था, 15% की, और यहाँ पे जो बचा हुआ हिस्सा है 20% की दर पे आपको कर चुकाना पड़ेगा। तो अब 100 रुपए में से 90 रुपया बचा, तो 90 रुपया का जो 20% करीब 18 के रुपए के आसपास होगा, तो इतना आपको कर देना पड़ेगा, इतना आपको कर देना पड़ेगा।
अब कृषि भूमि की खरीद बिक्री पर ना तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जो कृषि से संबंधित जो लैंड होती है, ध्यान से सुनना, कृषि से संबंधित जो है, यानी कृषि भूमि पर जहां पे आप कृषि कर रहे हैं, आप खेत बेच रहे हैं, तो उसमें न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और न ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये समझ आया? बहुत सिंपल है। अब देखो, बजट 2018-19 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को शेयरों की बिक्री पर पुनः लागू कर दिया गया। मैं ये अभी जो आपको कहानी समझाया, ये आपको 2004-5 में बताया कि भाई जो शेयरों की बिक्री पे इसमें समाप्त कर दिया गया था, एसएसटी लाया गया था। लेकिन रिसेंटली 2 साल पहले 2017-18 का, सॉरी 2018-19 का जो बजट आता है, बजट 2018-19 का जो ये बजट आता है, तो 2018-19 के बजट में जो इसमें शेयरों की बिक्री पर, जो शेयर की बिक्री पर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को पुनः लागू कर दिया गया। इसकी जो दर है वो 10% रखी गई। इसकी दर 10% रखी गई। परंतु एक वित्तीय वर्ष में यदि लाभ 1 लाख रुपए तक का है, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर लाभ मान लो कि 1 लाख रुपए तक का है, 1 लाख रुपए तक का है, तब इसमें से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स से मुक्त है, टैक्स से फ्री है। यहां सूचकांकीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, सूचकांकीकरण का लाभ कहां मिल रहा था? सूचकांकीकरण का लाभ वहां पर मिल रहा था जहां पर आपको, जैसे मैं पहले बताया कि पिछले उसमें से कि आप कोई चीज बेच रहे हो तो इन्फ्लेशन वाला जो हिस्सा है, इन्फ्लेशन वाला हिस्सा है, उस इन्फ्लेशन वाले हिस्से को डिडक्ट किया जा रहा था। लेकिन यहां पे जो सूचकांकीकरण है, इसका लाभ इन्फ्लेशन वाला हिस्सा डिडक्ट नहीं होगा। हालांकि निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक टर्म आता है, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जोड़ा गया है। मतलब निवेशकों को लाभ हो, इस वजह से उनके निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, अभी समझाता हूं, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जोड़ा गया, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज जोड़ा गया। अब शेयरों की बिकवाली पर यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी लागू होगी जब शेयरों को 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल, क्योंकि 18 में लाया गया, ये जो है बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करी गई। अगर उससे पहले है तो भी बात करेंगे कि उससे पहले के शेयर हैं तो उनके लिए क्या होगा। तो अगर जो शेयर हैं तो 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद कम से कम 12 महीने रखने के बाद बेचे गए हों, मतलब अगर आप शेयर रखे थे और अब आपने 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद कम से कम आपने 1 साल यानी 12 महीने रखने के बाद आपने बेचा हो, तब इसे ग्रैंड फादरिंग क्लॉज के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट कीमतों को ध्यान रखा जाता है। उसमें से जो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज के अंतर्गत क्या क्या 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें से जो क्रय मूल्य क्या है, परचेजिंग प्राइस, पीपी, चलो इसे पीपी लिख लो। क्रय मूल्य जो है, परचेजिंग प्राइस, जिस कीमत पर शेयर को खरीदा जाता है, राइट। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना पड़ेगा? उचित बाजारी मूल्य, उचित बाजारी मूल्य यानी एफ एम पी, सॉरी वैल्यू यहां पे हो जाएगी, उचित बाजारी मूल्य। अब इसमें से उचित बाजारी मूल्य की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी 2018 बजट प्रस्तुति के पिछले दिन, ध्यान से सुनना, यानी ये 31 जनवरी 2018 बजट प्रस्तुति के पिछले दिन को किसी शेयर का अंत जो है, मतलब जो किसी भी शेयर का जो मान लो कि जो अंत है आप बेच रहे हो, तो उसमें दिवसीय उच्च जो है उसका उसमें मूल्य ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। जिस दिन उस मतलब उस पे सबसे ज्यादा उसका शेयर का मूल्य रहा होगा, ये उचित बाजारी मूल्य इस आधार पर निकाला जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस।
तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के अंतर्गत यदि एक शेयर 1 अप्रैल 2018 के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की प्राप्ति की जाए तो इसमें कई ऐसी परिस्थितियां लागू की जाती हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं यदि जैसे कि मान लो कि एक शेयर का जो परचेजिंग प्राइस जो है पीपी उसके एफएमबी उचित बाजारी मूल्य से कम है और जो उचित बाजारी मूल्य जो है सेलिंग प्राइस से कम है, तो पूंजी लाभ की गणना सेलिंग प्राइस में से जो उचित बाजारी मूल्य है इसको घटाकर की जाएगी, इसको घटाकर की जाएगी। यदि मान लो दूसरी स्थिति ऐसी बन जाए कि जो उचित बाजारी मूल्य जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, ऑब्वियसली हो सकता है, परंतु जो सेलिंग प्राइस जो है वो परचेजिंग प्राइस से भी ज्यादा है, परचेजिंग प्राइस से ज्यादा है, तब निवेशक को हानि में माना जाता है। ऑब्वियसली जब सेलिंग प्राइस जो है आपकी परचेजिंग प्राइस से मान लो अधिक है तब लाभ की गणना जो है आप देखो, सॉरी, जब सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से ज्यादा है तब निवेशक को हानि में माना जाएगा। और इसमें से दूसरी स्थिति ये बनेगी कि अगर मान लो उचित बाजारी मूल्य जो है परचेजिंग प्राइस से कम है और सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से अधिक है तब लाभ की गणना सेलिंग प्राइस में से परचेजिंग प्राइस को घटा करके निकाली जाएगी। इसको और साधारण भाषा में कहें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना में शेयर के सेलिंग प्राइस में से या तो परचेजिंग प्राइस या फिर उचित बाजारी मूल्य जो भी अधिक है उसे घटा दिया जाता है और फिर इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना करी जाती है। ओके, ये आपने देखा। चलो, लाभांश वितरण। ये लाभांश वितरण क्या है? वर्ष 2020-21 से पूर्व कंपनियों को डीडीटी अपने शेयरों को किए जाने वाले लाभांश पर ध्यान देना होता है। मतलब 2020-21 से पूर्व कंपनियों को डीडीटी इज स्टैंड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश पे डिस्ट्रीब्यूट जो कर रही हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो जो है 2020-21 में 2020-21 से पूर्व कंपनियों को, इससे पूर्व कंपनियों को डीडीटी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी अपने शेयरों को दिए जाने वाले लाभांश पर देना होता है। जो अपने जो शेयर धारक हैं तो उनको लाभांश देती है जो कंपनियां, तो उस पे से इनको लाभांश पर डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है। इसकी जो दर है डीडीटी की वो 15% और इसपे से उपकर और अधिभार भी हुआ करता था। पहले इसपे से उपकर और अधिभार भी हुआ करता था जो रीजनेबल था। ऐसा विचार रहा है कि भाई जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स है इसको लागू करने की यह व्यवस्था निवेशकों पर एक बोझ के तौर पे बोझ बढ़ाती है, एक बोझिल करती है। यह बोझ उन निवेशकों पर थी जिनकी लाभांश के तौर पे प्राप्त आय को यदि उसके आय में जोड़ दिया जाए, लाभांश अगर मिल रहा है और प्राप्त आय तो उसके अगर मान लो कि उसकी आय में उसके इनकम में ऐड कर दिया जाए तो उन पर आयकर डीडीटी की जो दर से कम दर पर लागू होता है। आयकर जो है तो डीडीटी की दर से कम दर पर लागू होता है। इसके अलावा कई विदेशी निवेशकों को अपने देश में डीडीटी की व्यवस्था न होने की वजह से, इसकी व्यवस्था न होने के कारण यह व्यवस्था उनके प्रतिफल को कम कर देती थी। जब उनके प्रतिफल को कम कर देती थी तो भारतीय, वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो भारतीय शेयर बाजार के आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेशकों के विशाल लाभ को, मतलब जो निवेशक थे तो विशाल एक बड़ा वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बजट 2020-21 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, इसको हटाने का प्रावधान किया गया। अब इसमें उस व्यवस्था को अपनाने की बात की गई कि भाई जिसमें कंपनियों के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की वसूली नहीं की जाती है तो इस लाभांश पर प्राप्तकर्ता के आय के ब्रैकेट के अनुरूप ही आयकर लिया जाता है, जैसे उस स्लाइड में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन
टैक्स। ओके, ये आपने देखा। याद होगा मैंने एक और टर्म आपको समझाने का उस टाइम बताया नहीं था, कब मैं 2004-5 में बताया, जब शेयरों की जो शेयर थे तो शेयरों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फिर समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया। ये भाई एसएसटी क्या है, इसे देख लो, पूछा जा सकता है। इसको वित्तीय वर्ष 2004-5 जो है, वित्तीय वर्ष 2004-5 में जो है एसएसटी को लागू किया गया था। इसे केंद्र सरकार वसूलती थी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी, क्योंकि इसका जो नियमन है वो सेंट्रल बोर्ड, इसका जो नियमन रेगुलेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करती है, यानी सीबीडीटी करती है। तकनीकी तौर से यह प्रत्यक्ष कर जो है बन जाती है, टेक्निकली ये प्रत्यक्ष कर बन जाती है, और एक कर के तौर पे एसटीटी व्यापार के कुल मूल्य जो है, एक कर के तौर पे जो एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो व्यापार के कुल मूल्य पर ये लागू होता है। ध्यान सुनना, व्यापार के कुल मूल्य पर लागू होता है, लाभ या हानि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। आपने सिक्योरिटी को ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन किया तो इंपोज हो जाएगा, तो इसकी वसूली खरीदार जो है बेचने वाले दोनों से व्यापार के कुल मूल्य से करी जाती है। जो इसकी वसूली है तो खरीदार से, और बेचने वाले तो दोनों से व्यापार के कुल मूल्य से करी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब आप कोई चीज बेच रहे हो, उसको उसका ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये कतई मैटर नहीं करता है कि आपने लाभ बनाया है या हानि बनाई है। आपने चाहे हानि बनाई हो चाहे लाभ बनाया हो, अगर आप बेच रहे हैं तो आप और जो खरीद रहा है तो कुछ हिस्सा क्या है, यानी जो इसकी जो वसूली है तो खरीदार और बेचने वाले दोनों के व्यापार से कुल मूल्य पर ये लिया जाता है। ये सीबीडीटी इसको कंट्रोल करता है, तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि भाई ये जो है डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है, ठीक है, कि इसको रेगुलेट सीबीडीटी ही करता है। ओके, अब एक और है विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना, इस योजना को वित्त मंत्री जी ने 2020-21 के बजट पे, जो बजट का अभिभाषण था, तो बजट के अभिभाषण में प्रारंभ करने की बात की। इससे पूर्व के वर्ष में सबका विश्वास और मतलब सबका विश्वास योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को, जो प्रत्यक्ष कर से संबंधी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो उन विवादों का तीव्र गति से समाधान, उन इश्यूज का तीव्र गति से रेजोल्यूशन, एक द्रुत गति से रेवोल्यूशन समाधान की योजना रही। इस योजना के तहत प्रावधान किया गया कि यदि एक करदाता केवल विवादित कर की 100% राशि का भुगतान कर देता है, इसमें कहा गया कि एक करदाता यदि जो विवादित जो है, मान लो कोई करदाता है, टैक्स पेयर है, तो केवल वह विवादित कर की 100% राशि का भुगतान कर देता है तो उसे ब्याज और जुर्माने से छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ मुकदमों को भी स्थायी तौर से उसके अगेंस्ट समाप्त कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से इस योजना के तहत कर भुगतान की सीमा को बार बार एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। वर्तमान में इसकी जो अंतिम सीमा वो 30 जून 2021 कर दी गई थी। अब वित्त सचिव ने इसको दिसंबर 2020 तक इस योजना के लगभग 83,000 करोड़ रुपए तक के विवादित कर की जो है प्राप्ति की बात कही थी। तो ये रहा आपका विवाद से विश्वास योजना, इंपॉर्टेंट था तो ध्यान रखना। ओके, हम कल देखेंगे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA। तो कल के लिए जो हेडिंग में बता देता हूं, DTA देखो भाई ये क्या है एक्चुअल में, तो इसमें थोड़ा सा आप नजर रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।